हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल विनायक क्लासेज विपार्ट सिटी। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करने जा रहे हैं इंग्लिश के बारे में। तो इससे पहले कि मैं आपको इंग्लिश के बारे में बताऊं, सबसे पहले इम्पोर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूं कि यह वीडियो हर प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। कोई मान लो एनडीए की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए भी यह वीडियो यूजफुल है। इसी के साथ एनडीए है, चाहे आर्मी है, इंडियन एयरफोर्स है, या एसएससी, सीएचएस, सीजीएल या बैंकिंग, सभी के लिए यह वीडियो यूजफुल है। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज से हम शुरू करेंगे इंग्लिश के बारे में और लगभग हमारे 5 या 6 महीनों तक कोर्स चलेगा, जिसके अंदर हम आपका पूर्ण रूप से इंग्लिश का डर खत्म कर देंगे। तो देखिए, इंग्लिश के अंदर सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी फुल फॉर्म के बारे में कि इंग्लिश की फुल फॉर्म क्या है। तो देखिए, इंग्लिश की फुल फॉर्म ये होती है डियर स्टूडेंट। ई का मतलब होता है इंग्लैंड, एन का मतलब नेटिव्स, जी का मतलब ग्लोबल, एल का मतलब लैंग्वेज, आई का मतलब इंटरनेशनल, एस का मतलब सोर्स ऑफ और हाई का मतलब हाई टेक्नोलॉजी। यानी कहने का मतलब है यह इंग्लैंड के अंदर बोलने जाने वाली एक राष्ट्रीय भाषा है। इसी के साथ यह एक ग्लोबल यानी वैश्विक स्तर पर बोले जाने वाली लैंग्वेज है और यह इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बोली जाने वाली भाषा है। और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में देखा जाए तो हाई टेक्नोलॉजी का एक उच्चतम स्रोत है। अब अधिकतर बच्चों के मन में आता है कि सर इंग्लिश सीखना इतना ज़रूरी क्यों है। तो इंग्लिश सीखना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इसका प्रयोग हर क्षेत्र में होता है। यदि आज हम बात करें व्यवसाय के रूप में तो वहाँ पर भी इंग्लिश का प्रयोग होता है। किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स के रूप में देखा जाए तो वहाँ पर भी इंग्लिश आती है और हर एक क्षेत्र के अंदर आजकल इंग्लिश का प्रयोग होने लगा है। यानी यदि मैं मोटा मोटा कहूँ तो इंग्लिश का हम कह सकते हैं इसका प्रयोग 3 रूपों में होता है। यदि मैं ये मोटा मोटा कहूँ तो इंग्लिश का प्रयोग हम कितने रूपों में करते हैं? 3 रूपों में। कितने रूपों में करेंगे? 3 रूपों में। अब 3 रूप कौन कौन से हो सकते हैं? एक तो हमारा यह होता है डियर स्टूडेंट, इंग्लिश का प्रयोग 3 रूपों में होता है। एक तो होता है हमारा एग्जाम्स में, फिर दूसरा होता है स्पोकन में और तीसरा होता है रिटन में। तीसरा किस में होता है? रिटन में। यानी यदि मोटा मोटा मैं कहूँ तो इंग्लिश का प्रयोग 3 रूपों में होता है। एक एग्जाम्स में, एग्जाम जैसे हम कह सकते हैं एसएससी है या बैंक है या एयरफोर्स है, एनडीए है, जो भी है। फिर स्पोकन के रूप में भी इसका प्रयोग होता है और रिटन के रूप में भी इंग्लिश का प्रयोग होता है। अब हम बात करते हैं इंग्लिश। तो यहाँ पर देखिए, अब मैं आपसे पूछता हूँ इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको ये बताना है कि इंग्लिश एक सब्जेक्ट है या लैंग्वेज है। तो मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश क्या है। एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है, ना कि ये क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश एक लैंग्वेज है। अब लैंग्वेज किसे कहते हैं? देखो, एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम क्या कर सके, हमारे विचारों को प्रकट कर सके या आसानी से बोला जा सके, पढ़ा जा सके, समझा जा सके, उससे हम क्या कहते हैं? लैंग्वेज कहते हैं। और जैसे मान लो मैं आपके सामने कुछ बोल रहा हूँ, तो अब आप मुझसे बताइए, क्या मैंने आपको कहा कुछ समझ में आया? नहीं। तो ये क्या लैंग्वेज है? नहीं है। लेकिन यदि मान लो मैं आपके सामने ऐसा कहूँ, क्या मैं पानी पी सकता हूँ, खड़ा हो जा, बाहर चला जा, या फिर सीधा बैठ जा। हाँ हाँ सर, ये मैं समझ सकता हूँ। अरे मेरा भाई वहाँ पर पढ़ रहा है। तो देखो, अब मैंने जो आपको सेंटेंस बोले हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। और मैंने आपको ये बताया है कि एक ऐसा माध्यम जिसके द्वारा हम हमारे विचारों को दूसरे के सामने प्रकट कर सकें, जिसे लिख सकें, बोल सकें, पढ़ सकें, उसे ही तो डियर स्टूडेंट क्या कहा जाता है? लैंग्वेज कहा जाता है। अब मैं यदि पूछूं आपको कि इंग्लिश एक लैंग्वेज है या फिर सब्जेक्ट है, तो मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश एक सब्जेक्ट नहीं है बल्कि एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। अब आपके मन में डाउट आएगा कि सर इंग्लिश लैंग्वेज है, सब्जेक्ट क्यों नहीं है? उसका कारण क्या है? तो देखिए, चलो मैं आपको बता देता हूँ सब्जेक्ट और लैंग्वेज के अंदर सबसे बड़ा डिफरेंस क्या क्या है।
सब्जेक्ट और लैंग्वेज के अंदर डिफरेंस क्या क्या है, चलो वो मैं आपको समझा देता हूँ। अब देखो, सब्जेक्ट को डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं सब्जेक्ट कैन राइट, सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। सब्जेक्ट कैन रीड, सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सब्जेक्ट कैन अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। सब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड, समझ सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जो हमारी लैंग्वेज है, तो देखिए लैंग्वेज मैं कह सकता हूँ लैंग्वेज कैन राइट, लैंग्वेज को भी हम आसानी से क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, लैंग्वेज कैन एक्सप्लेन, लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं, समझा सकते हैं। लैंग्वेज कैन रीड एंड अंडरस्टैंड, लैंग्वेज को हम पढ़ भी सकते हैं और समझ सकते हैं और अगले को भी समझा सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इसका सबसे बड़ा डिफरेंस, तो इसका सबसे बड़ा डिफरेंस ये होता है डियर स्टूडेंट कि सब्जेक्ट कैन नॉट बी स्पोकन, सब्जेक्ट कैन नॉट बी स्पोकन but language can be spoken, but language can be spoken। अब यहाँ पर सबसे बड़ा डिफरेंस यह है कि सब्जेक्ट कैन नॉट बी स्पोकन बट लैंग्वेज कैन बी स्पोकन, यानी कहने का मतलब है सब्जेक्ट को कभी भी बोला नहीं जा सकता है जबकि हम लैंग्वेज को बोल सकते हैं। कैसे, जैसे मान लो मैं आपको बताऊं कि जैसे हमारे हम कह सकते हैं फिजिक्स है, मैथ्स है, साइंस है, केमिस्ट्री है, ये हमारे क्या है, सब्जेक्ट है। तो हम इन्हें बोल थोड़ी सकते हैं कि भाई हाँ 4 घूम कर आ जा, वो 9 × 11 की तरह आ रहा है, वो समकोण की तरह दिख रहा है, अरे तुम यार पाई स्क्वायर की तरह दिख रहे हो, तो हम ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं। मान लो यदि आपको बहुत ही ज़्यादा प्यास लगे तो आप कहिए कि मुझे पानी चाहिए, तो पानी हमारा हिंदी वर्ड हो गया। या फिर आप कहेंगे प्लीज़ ब्रिंग टू ड्रिंक वाटर, तो वाटर हमारा इंग्लिश वर्ड हो गया। अब आप ऐसे थोड़ी कहोगे कि भाई मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यास लगी है, मुझे आप ज़रा थोड़ा भाई H2O लेकर आना। H2 आता है साइंस, जो कि एक हमारा सब्जेक्ट है, यानी कहने का मतलब है 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो जल का निर्माण होता है। तो हम ऐसे थोड़ी कहते हैं कि भाई अरे भाई मेरा मुंह जल रहा है, जल्दी से H2O लेकर आ। या मान लो सब्जी के अंदर थोड़ा नमक कम है, तो हम कहेंगे भाई या तो आप नमक लाइए या साल्ट लाइए। लेकिन ऐसे थोड़ी कहेंगे कि भाई थोड़ा नमक सब्जी के अंदर नमक कम है, जरा NaCl लेकर आना। हम ऐसे थोड़ी कहते हैं भाई NaCl लेकर आ। NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जो साइंस के अंदर आता है। तो आप समझ गए होंगे कि जो हमारा सब्जेक्ट है वो कभी भी बोला नहीं जा सकता है, जबकि लैंग्वेज को हम क्या कर सकते हैं, आसानी से बोल सकते हैं। तो अब से आपको हमेशा याद रखना है कि सब्जेक्ट इंग्लिश जो है वो एक सब्जेक्ट ना होकर क्या है, लैंग्वेज है। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश एक सब्जेक्ट ना होकर क्या है, लैंग्वेज है। चलो अब इसके आगे हम बात करते हैं। हाँ, अब डियर स्टूडेंट, अब हम आगे बात करते हैं इंग्लिश सीखने का तरीका। अधिकतर बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर हमें इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है, हम क्या करें, हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन इंग्लिश की वजह से हम क्या करते हैं, पीछे रह जाते हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश सीखने के वे 7 मंत्र या 7 नियम, जिन्हें पढ़ने के बाद आपका इंग्लिश से बिल्कुल भी डर खत्म हो जाएगा, इंग्लिश आपकी मुट्ठी में हो जाएगी। तो जानना चाहेंगे वे 7 मंत्र या 7 नियम कौन से हैं? तो देखिए, अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इंग्लिश सीखने के 7वें मंत्र। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देयर आर 7 रूल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश। देयर आर 7 रूल्स ऑफ लर्निंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश सीखने के 7 मंत्र या 7 नियम है। जैसे मान लो शादी विवाह के अंदर आप जाते हैं, तो कोई भी पंडित है वो शादी संपन्न कराने के लिए उससे मंत्रों की आवश्यकता होती है। बिना मंत्र के शादी संपन्न हो सकती है क्या? नहीं हो सकती हैं। मान लो कोई सिंगर है,
अब अच्छी जागरण तभी दे सकता है, अच्छी जागरण के अंदर भजन तभी गा सकता है जब उसे अच्छे से भजन आते हैं। उसी प्रकार से आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको मंत्रों की आवश्यकता होती है, और वे मंत्र कितने हैं? 7, यानी नियम कितने होते हैं? 7 नियम। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ यदि आप ये 7 नियम सीख जाते हैं तो इंग्लिश आपकी मुट्ठी के अंदर है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसका पहला मंत्र जो है हमारा बेसिक। क्या है? बेसिक। अब देखिए बेसिक क्या है। अब देखो बेसिक के अंदर क्या होगा। बेसिक के अंदर हम जानेंगे कि भाई इंग्लिश के अंदर हम लेटर्स कितने हैं, वावल्स कितने हैं, कॉन्सोनेंट कितने होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या है, साउंड क्या है, वो हम सभी जानेंगे बेसिक के अंदर। फिर दूसरा मंत्र होता है ग्रामर का। दूसरा हमारा किसका होता है? ग्रामर का और वोकैब एंड राइटिंग। और क्या होता है हमारा? राइटिंग का। अब डियर स्टूडेंट मैं आपको बता देना चाहता हूँ यदि आपको ग्रामर आती है तभी आप इंग्लिश अच्छे से बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं। इंग्लिश मजबूत करने के लिए, बोलने के लिए, लिखने के लिए, पढ़ने के लिए ग्रामर आपको आनी चाहिए। बिना ग्रामर के डियर स्टूडेंट हम इंग्लिश की संभावना नहीं कर सकते, इंग्लिश की हम कल्पना ही नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, आपको बताना है ये सही है या गलत है। चलो देखिए मैं सेंटेंस लिख रहा हूँ, टीवी वॉचेस इन द रूम, टीवी वॉचेस इन द रूम, फिर आएगा सी एवरी डे, सी एवरी डे। ठीक है। अब आपको मुझे ये बताना है क्या जो मैंने सेंटेंस लिखा वो एकदम सही है या गलत है। चलो बताइए ये सेंटेंस सही है या गलत है। तो मैं आपको बता देता हूँ जो ये सेंटेंस मैंने लिखा है वो एकदम पूर्ण रूप से क्या है? गलत है। अब आप कहो कि सर ये सेंटेंस गलत क्यों है, तो मैं आपको बता देता हूँ। एक हिंदी से इंग्लिश वाक्य बनाना है तो उसका फॉर्मेट ये होता है, सबसे पहला आता है सब्जेक्ट, फिर क्या आती है? सब्जेक्ट, और फिर क्या आता है डियर स्टूडेंट? हेल्पिंग वर्ब। अब यदि हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या आएगी? वर्ब। फिर क्या आता है? ऑब्जेक्ट। फिर आता है कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है अन्य से, या कुछ किताबों के अंदर लिखा है OW यानी अदर वर्ड, तो भी वह भी सही है। अब यहाँ पर देखा जाए तो देखो, तो यहाँ पर ये टीवी तो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट का कार्य कर रहा है, वॉचेज हमारी वर्ब है, इन द रूम हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट है, ये हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, हम ये अदर वर्ड कह सकते हैं या एडवर्ब। तो यहाँ पर अब इसका सही फॉर्मेशन क्या होगा? सूत्र के अनुसार सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, तो सब्जेक्ट यहाँ पर हमारा क्या है? देखो तो यहाँ पर सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट क्या है? सी। फिर हेल्पिंग वर्ब या वर्ब आती है तो यहाँ पर आ जाएगा वॉचेज, फिर वर्ब आ गई, फिर ऑब्जेक्ट आ गया सी वॉचेज टीवी इन द रूम, फिर आएगा एवरी डे, इन द रूम, फिर आएगा एवरी डे। ठीक है, इन द रूम एवरी डे। तो यहाँ पर ये सभी हमारा आ गए। अब ये सब हम पढ़ते हैं टेंस के अंदर, कि टेंस के अंदर बताया जाता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो ये आता है, प्लूरल है तो ये आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद वर्ब आती हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, कॉम्प्लीमेंट, अदर वर्ड। तो ये सभी पूछा जाता है टेंस के अंदर, और टेंस सब किसके अंदर आता है? ग्रामर के अंदर आता है। अब मान लो डियर स्टूडेंट यदि आपने ग्रामर परफेक्ट कर भी ली, ग्रामर के साथ साथ आपको वोकेब भी याद करने, बिना वोकेब के आप क्या कर सकते हैं? इंग्लिश अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। कैसे? जैसे मान लो मैंने आपको एक क्या दिया है? एक सेंटेंस दिया, मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है कि भाई वह कमरे में पढ़ती हैं। मान लो मैंने आपको एक सेंटेंस दिया है कि भाई वह कमरे में पढ़ती है, यही वाक्य है, वह कमरे में पढ़ती है। अब यहाँ पर आपको पूछा जाए इसे इंग्लिश में बनाना है तो आप क्या बनाएंगे? सी रेड्स। अब मान लो यहाँ तक तो आपने बना दिया, लेकिन अब यहाँ पर आपको पता नहीं है कि कमरे में को क्या कहते हैं, यानी कमरे में कि आपको वोकैब नहीं याद है, उसकी मीनिंग नहीं याद है, तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे? इन कमरे
में, इन कमरे में, जो कि पूर्ण रूप से क्या है, गलत है, क्योंकि कमरे में की मीनिंग होती है इन द रूम। क्या आता है, इन द रूम। तो सही सेंटेंस क्या होगा, सी रीड्स इन द रूम। क्या होगा डियर स्टूडेंट, सी रीड्स इन द रूम। ये हमारा वाक्य क्या आएगा, राइट। तो कहने का मतलब ये है ग्रामर के, कहने का मतलब ये है ग्रामर के साथ साथ आपको क्या होना चाहिए, वोकैब भी अच्छी होनी चाहिए। अब इसके बारे में हम बात करें, यदि मान लो आपकी ग्रामर भी मजबूत है, वोकैब भी मजबूत है, तो फिर आता है राइटिंग, जिसके अंदर हम सीखते हैं लेटर कैसे लिखा जाता है, एप्लीकेशन कैसे लिखी जाती है, और इसी के साथ पैराग्राफ राइटिंग है, स्पीच कैसे लिखा जाता है, रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है, वो सब बात की जाती है राइटिंग के बारे में। अब हम आगे बात करते हैं तीसरा मंत्र। दो मंत्र तो हमारे हो गए, एक तो था बेसिक, दूसरा था ग्रामर, वोकैब और राइटिंग के संबंध में। अब हम आगे बात करते हैं इंग्लिश सीखने का तीसरा मंत्र। इंग्लिश सीखने का तीसरा मंत्र, तो देखिए इंग्लिश सीखने का तीसरा मंत्र। अब तीसरा मंत्र यह है प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन, प्रोनाउंसिएशन का अर्थ होता है उच्चारण। अब मान लो डियर स्टूडेंट आपकी इंग्लिश अच्छी है, ग्रामर भी है, वोकैब भी है, लेकिन कई बार क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण गलत होता है। वे कई बार जो भी वर्ड होते हैं उनका उच्चारण सही रूप से नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण उनकी इंग्लिश अच्छी मजबूत नहीं हो पाती है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ है, आपको हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सही तरीके से आना चाहिए। जैसे जैसे यहाँ पर मैं आपके सामने कुछ वर्ड लिख रहा हूँ, जैसे यहाँ पर लिखा है ये, और वापस एक ये है, और ये एक ये है, ये ठीक है, वर्ड सेम है, आपने जाने पहचाने भी होंगे, पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पर अधिकतर इसे क्या पढ़ते हैं, सब फॉरम, क्या पढ़ते हैं, फॉरम, और ये फ्रॉम। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, जब भी आर के बाद क्या आए, कॉन्सोनेंट, जब भी आर के बाद क्या आता है, कॉन्सोनेंट, तो आर हमारा क्या होता है, साइलेंट। एक चीज हमेशा याद रखनी है, जब भी आर के बाद कॉन्सोनेंट आए तो आर क्या होता है, साइलेंट, और आर के बाद क्या आता है, वावल्स। क्या आता है, वावल्स, तब आर को पूरी तरीके से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर हम इसे फॉर्म नहीं पढ़ेंगे, इससे हम क्या पढ़ेंगे, फॉर्म। आर क्या होगा, साइलेंट, क्यों, क्योंकि आर के बाद है एम, जो कि क्या है, कॉन्सोनेंट, और मैंने आपको कहा यदि आर के बाद कॉन्सोनेंट आता है तो आर क्या होता है, साइलेंट। तो यहाँ पर फॉर्म नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ पर क्या पढ़ा जाएगा, फॉर्म। अब देखा जाए तो दूसरा है फ्रॉम। अब यहाँ आर है, आर के बाद है ओ, ओ क्या है, वावल्स, और मैंने कहा है आर के बाद यदि वावल्स आए तो आर पूरी तरीके से पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर इससे क्या पढ़ा जाएगा, फ्रॉम, इसे क्या पढ़ा जाएगा, फॉर्म। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसा कि एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे एक और एग्जाम्पल मैंने आपको लिया है यह, और एक अगला लिया यह, ठीक है। चलो, अब अधिकतर इसे क्या पढ़ते हैं लोग, अधिकतर क्या पढ़ते हैं इसे, डॉक्टर, क्या पढ़ते हैं, डॉक्टर, जो कि क्या पूर्ण रूप से गलत। इसे डॉक्टर नहीं पढ़ा जाएगा, यहाँ इसे पढ़ा जाता है आ, इसे यहाँ पर पढ़ा जाता है अ। इसे क्या पढ़ा जाता है, डॉक्टर, क्या पढ़ा जाता है, डॉक्टर। और इसे हम पढ़ते हैं हॉस्पिटल, जो कि गलत है। जो हम हॉस्पिटल पढ़ते हैं ये भी क्या है, गलत है। इससे क्या पढ़ा जाता है, हॉस्पिटल, क्या पढ़ा जाता है, हॉस्पिटल। तो कहने का मतलब ये है, यदि आपकी इंग्लिश मजबूत है तो इंग्लिश मजबूत होने के साथ साथ आपका प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण भी अच्छा होना चाहिए, तभी आप इंग्लिश मजबूत कर सकते हैं। अब हम आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट मंत्र, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंग्लिश सीखने का अगला मंत्र है डियर स्टूडेंट, बॉडी लैंग्वेज। अगला मंत्र क्या है, बॉडी लैंग्वेज। बॉडी लैंग्वेज, अब बॉडी लैंग्वेज किसे कहते हैं, तो बॉडी लैंग्वेज उससे कहते हैं कि बॉडी शुड रिएक्ट अकॉर्डिंग टू योर वर्ड सेंटेंस इज कॉल्ड बॉडी लैंग्वेज।
यानी कहने का मतलब है आप जो भी सेंटेंस बोल रहे हैं उसके साथ आपकी बॉडी जिस प्रकार से रिएक्ट कर रही है उससे हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज। और अधिकतर हम हिंदी बोलते समय बॉडी लैंग्वेज का सर्वाधिक प्रयोग करते हैं, जैसे ए खड़ा हो जा रहे, और हम क्या करते हैं उस समय अपने हाथों के द्वारा इशारा करके उन्हें कहते हैं। जैसे एक अभी हाथ के झपट टेकूंगा कि साला कब से टे 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 लगा के रखा है, या कौन बात कर रहा है, बाहर चला जा। तो हम क्या करते हैं, हिंदी बोलते समय सर्वाधिक बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं, लेकिन इंग्लिश बोलते समय हम बॉडी लैंग्वेज का कम प्रयोग करते हैं। हम चुपचाप खड़े डरते डरते बोलते हैं सिट डाउन, सिट डाउन, जबकि हमें इंग्लिश बोलते समय भी क्या करना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज का प्रयोग करना चाहिए। हे सिट डाउन, स्टैंड अप, डोंट क्राई, हाउ डेयर यू। तो हम ये सेंटेंस बोल रहे हैं, इनके साथ हमारी जो भी रिएक्शन हो रही है, जो भी बॉडी के एक्टिविटीज हो रही हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, बॉडी लैंग्वेज। अब आगे बात होती है, सबसे अगला इम्पोर्टेंट है कि भाई टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम, प्लेस एंड पर्सन, ठीक है, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अब मान लो आपने इंग्लिश अच्छी सीख भी ली, तो आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले टाइम का, कि आप किस टाइम इंग्लिश बोल रहे हैं। मान लो आपके घर क्या आ गया है कोई चोर, क्या आ गया है आपके घर, चोर। अब वहाँ पर आप सोचोगे कि भाई मैं इंग्लिश के अंदर परफेक्ट हूँ, मैं आज इंग्लिश बोल के रहूँगा, फिर आपको हे प्लीज सेव मी, कैच द थीफ, कैच द थीफ। और यदि आप इसी प्रकार इंग्लिश बोलते रहे तो चोर साला कब का आएगा, चोरी करके चला जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा। तो वहाँ पर उस समय इंग्लिश का कोई मतलब नहीं, आपको उस समय हिंदी बोलनी होगी, कह रहे हमारे घर पर चोर आ गया, हमें प्लीज बचा लो। फिर यहाँ पर तो सबसे पहले ध्यान रखना है कि टाइम का ध्यान रखना है, फिर प्लेस यानी जगह का भी ध्यान रखना है कि आप जिस जगह पर इंग्लिश बोल रहे हैं वो सही है या नहीं है, यानी सुटेबल है या नहीं है। जैसे मान लो आप किसी कुएं के अंदर गिर गए, अब वहां पर यदि आप ऐसे बोलेंगे हे प्लीज सेव मी, आई सडनली फेल डाउन इनटू वेल, हे प्लीज सेव मी, प्लीज सेव मी। मान लो अब यदि यहाँ पर आप इंग्लिश बोलते हैं, तो मान लो वहां से कुत्ता निकल रहा है, तो उसको भी समझ में नहीं आएगा कि आखिरकार वो क्या बोल रहा है। तो उस समय आपको हिंदी में ही बोलना होगा कि हे मुझे बचाओ, मैं कुएं के अंदर अचानक गिर गया हूँ, हे मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे विनय क्लासेस का वीडियो देखना है, मेरा अभी तक जीवन पड़ा है। तो यानी कहने का मतलब क्या है यानी कहने का मतलब ये है, आपको पहले इसका भी ध्यान रखना है। और फिर तीसरा है पर्सन, यानी आप जिस व्यक्ति के सामने बोल रहे हैं इंग्लिश वो कैसा है। यदि वह एजुकेटेड है तब तो समझ आएगा कि आप क्या कहना चाहता है, लेकिन यदि अनएजुकेटेड है तो उसे पता ही नहीं चलेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। चलो इसके बाद पर मैं आपको एक जोक सुना देता हूँ। एक बार क्या होता है, एक अंग्रेज था, वो गीमार की होटल पर गया। एक अंग्रेज था, वो क्या था, गीमार की होटल पर गया। अब वो गीमार की होटल पर गया और वहां पर जाकर कहा प्लीज सर 2 कप टी। उसने क्या कहा था, प्लीज सर 2 कप टी, प्लीज सर 2 कप टी, यानी 2 कप चाय। अब गीवार को इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। गीवार क्यों कहा ठीक है, वो लई आप कई करण ढूंढो ढूंढे माइन मस्त छा बनाऊं ढूंढो। 2 मिनट यार अंग्रेज बढ़ गए, हे प्लीज सर 2 कप टी, यानी 2 कप चाय। गीवार ने लाइन इंग्लिश आवती को नहीं, वो लई आप मस्त छा उखाड़ तो रही हो। 30 बार अंग्रेज बढ़ क्यों, प्लीज सर 2 कप टी। गीवार ने इंग्लिश आवती को नहीं, गीवार अपन मस्त छा उखाड़ तो रही हो। अब मैं आपने पूछना चाहूँ, यदि आप इस कोई बात नहीं मान रहा तो री आए कि नहीं आए, बिल्कुल आए। अब अंग्रेज नहीं रही, वह बेटो जोर पाट नेकन के हे प्लीज सर 2 कप टी। गिवार वो बेटो की इनकी गाड़ बोले दी वो क्या थून थार बाप दो नहीं कप टी तो यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है डियर स्टूडेंट कि आप जिस व्यक्ति के सामने इंग्लिश बोल रहे हैं वो आपको पता होना चाहिए कि वह व्यक्ति एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। देखो अब हमारा अगला पॉइंट डियर स्टूडेंट ये है WH वर्ड, WH वर्ड या हम कह सकते हैं क्वेश्चन वर्ड, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊं कि ये WH वर्ड क्या होता है। मैं आपसे कुछ वाक्य बताने जा रहा हूँ जिसके अंदर आपको बताना है ये क्वेश्चन है या नहीं है। जैसे मैं कह रहा हूँ राम विद्यालय जाता है, क्या यह कोई क्वेश्चन है,
तो आपका आंसर आएगा नहीं सर, यह किसी भी प्रकार का क्वेश्चन नहीं है। जैसे मैं आपके सामने एक वाक्य बोलता हूँ, सीता चाय पीती है, क्या कोई क्वेश्चन है? नहीं है। वह 4 बजे उठता है, क्या कोई क्वेश्चन है? नहीं है। आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, कोई क्वेश्चन है? नहीं है। लेकिन मान लो यदि मैं से कहूँ राम कहाँ जाता है, तो ये हमारा क्या हो गया? क्वेश्चन। क्या सीता चाय पीती है? तो ये क्वेश्चन। क्या आपने मेरे वीडियो को लाइक किया? ये हमारा क्या है? क्वेश्चन। ये हमारा डियर स्टूडेंट क्या है? क्वेश्चन यानी प्रश्न। अब हम बात करते हैं कि क्वेश्चन होते कितने प्रकार के हैं। तो मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट, कैसा भी एग्जाम्स हो, चाहे लोकल क्लासों के हो चाहे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कैसा भी एग्जाम हो, वहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो पूछा जाता है हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन, और दूसरा पूछा जाता है WH वर्ड वाले क्वेश्चन। कैसा भी एग्जाम्स हो, 2 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन और दूसरा पूछा जाता है WH वर्ड वाले क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम बात करते हैं ये हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन क्या है। हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन क्या होता है? तो हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन किससे कहते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिनके स्टार्ट यानी शुरुआत में क्या दे रखी हो? हेल्पिंग वर्ब, या क्या दे रखा हो? मोडास। क्या दे रखा हो? हेल्पिंग वर्ब या मोडास, उन्हें हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन। और हमेशा ये ध्यान रखना है, इनका आंसर शुरू होगा या तो यस से और या फिर किससे शुरू होगा? नो से। इनका आंसर किससे शुरू होगा? यस या नो से। जैसे मान लो मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूँ, हैज ही ईटन, हैज ही ईटन मैंगो, क्या वह आम खा चुका है? तो देखो, अब इस क्वेश्चन की शुरुआत में दे रखा है जो कि क्या है? हेल्पिंग वर्ब। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब या मोडास हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन। और हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन हो तो उनका आंसर शुरू होगा यस या नो से। अब मान लो यदि उसने आम खाए हैं तो क्या लिखेगा? यस, हाँ। फिर आएगा, अब पूरा आंसर देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यस ही हैज़ ईटन मैंगो, यस ही हैज़ ईटन मैंगो, हाँ उसने आम खाए हैं। लेकिन मान लो यदि वो आदमी विरोध करता है, हाँ मैं तो आम खाई इसको नहीं, तो आप उस समय क्या लिखेंगे? नो, नहीं। ही हैज़ नॉट ईटन मैंगो, नहीं उसने आम नहीं खाए हैं। नो, ही हैज़ नॉट ईटन मैंगो, उसने आम नहीं खाए हैं। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन आ गया। जैसे मान लो मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, कैन यू स्पीक इंग्लिश, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल सकते हो? अब यहाँ पर देखा जाए तो डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर शुरुआत में क्या दे रखा? कैन, जो कि हमारा क्या है? मोडास। और ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसके शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब या मोडास हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन। और हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन की शुरुआत होती है यस या नो से। अब यदि आपको लगता है कि आप इंग्लिश बोल सकते हैं, तब तो क्या करेंगे? लिखेंगे यस। क्या लिखेंगे? यस। और पूरा आंसर दे सकते हैं यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, यस आई कैन स्पीक इंग्लिश, हाँ मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। लेकिन आपको लगता है हाँ माने इंग्लिश आवीज को नहीं 1% ही, तब आप क्या लिख सकते हैं? नो, नहीं। आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आई कांट स्पीक इंग्लिश, नहीं मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ। दोनों ही तरह से हमारे वाक्य क्या है? एक वाक्य एकदम क्या है? सही है। तो कहने का मतलब यह है, ऐसा कोई भी क्वेश्चन जिसकी शुरुआत में हेल्पिंग वर्ब या मोडास हो तो उन्हें हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन कहा जाता है, और इनका आंसर शुरू होता है यस या नो से। अब हम आगे बात करते हैं डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन का दूसरा प्रकार जो है WH वर्ड। अब WH वर्ड किसे कहा जाता है? तो देखिए, अब बात करते हैं WH वर्ड के बारे में। WH वर्ड जिस या फिर कई किताबों के अंदर लिखा होता है WH फैमिली, दोनों सही है। WH वर्ड को तो भी सही है और WH फैमिली को तो भी क्या है? सही है। अब WH वर्ड या WH फैमिली किसे कहते हैं? देखो,
देखो ऐसा कोई भी वर्ड, चलो WH वर्ड या WH फैमिली किसे कहते हैं। देखो जिस प्रकार हमारे यहाँ देवड़ा फैमिली है, कछावा फैमिली है, सांकला है, सोलंकी फैमिली है, उसी प्रकार इंग्लिश के अंदर एक फैमिली है जिससे हम कहते हैं WH फैमिली। अब WH वर्ड या WH फैमिली किसे कहते हैं, ऐसा वर्ड, क्या कह रहे हैं डियर स्टूडेंट, ऐसा वर्ड जिसका शुरुआती अक्षर क्या हो WH या हम कह सकते हैं केवल क्या हो H, उन्हें हम क्या कहते हैं WH वर्ड। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट, WH वर्ड। ऐसा कोई भी वर्ड जिसका शुरुआती अक्षर WH या H हो उन्हें हम क्या कहते हैं WH वर्ड या WH फैमिली। जैसे देखो, जैसे यहाँ पर लिखा है हाउ या व्हाट, फिर whom, who, डॉट 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 डॉट, और भी बहुत सारे हैं। अब देखा जाए तो इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल्स के अंदर इस वर्ड का शुरुआती अक्षर क्या लिखा है, हाउ। अब अधिकतर इसे क्या पढ़ता है, हाउ, हाउ नहीं, इसे पढ़ा जाएगा हाउ। क्या पढ़ा जाएगा, हाउ। तो इसका शुरुआती अक्षर क्या है, H। और इंग्लिश के ऐसे वर्ड जिनका शुरुआती अक्षर WH या H हो उन्हें हम क्या कहते हैं WH वर्ड। तो यहाँ पर यह हाउ हमारा क्या है WH वर्ड। जैसे यहाँ पर लिखा व्हाट, अब इसका शुरुआती अक्षर देखा जाए तो शुरुआती अक्षर क्या है WH। और इंग्लिश के ऐसे वर्ड जिनका शुरुआती अक्षर WH हो उन्हें हम क्या कहते हैं WH वर्ड। तो व्हाट भी हमारा क्या है WH वर्ड। जैसे देखो यहाँ पर लिखा है हूँ, अब यहाँ पर भी देखा जाए तो इसका भी शुरुआती अक्षर क्या है WH, इसका भी शुरुआती अक्षर क्या है WH। यानी कहने का मतलब है इंग्लिश के ऐसे वर्ड जिनका शुरुआती अक्षर WH या H हो उन्हें हम क्या कहते हैं WH वर्ड। क्या कहते हैं WH वर्ड। तो ठीक है, तो छठा मंत्र हमारा क्या था WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड। अब लास्ट एंड फाइनल आता है हमारा, लास्ट एंड फाइनल है पैसेज। लास्ट एंड फाइनल हमारा क्या है पैसेज। अब एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ डियर स्टूडेंट के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की आपकी तैयारी कर रहे हैं, सभी के अंदर क्या पूछा जाता है पैसेज। और पैसेज कैसा करना है, जब हम पैसेज पढ़ेंगे तब मैं आपको पूर्ण रूप से डिटेल से बताऊंगा कि पैसेज क्या है, कैसे प्रकार के हैं, इनके टाइप्स क्या, कैसे आंसर लिखना होता है। तो जब हम पैसेज आपको पढ़ा जाएगा तो पूर्ण रूप से इसके बारे में डिटेल दे दी जाएगी। तो डियर स्टूडेंट आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा है। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल विनायक क्लासेस विपाठ सिटी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।